हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगी इलस्ट्रेशन के साथ। सारी इलस्ट्रेशन हम नहीं कवर करेंगे, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन हैं, कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, और जिनसे अच्छी खासी सिचुएशन बन सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दो सेक्शन हैं, सेक्शन नंबर 314 एंड सेक्शन नंबर 350। देखने में बहुत छोटे सेक्शंस लगते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इनको समझने के लिए। आइए देखते हैं। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कह रहा है हुएवर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स, या खुद के यूज के लिए कन्वर्ट कर लेता है वो प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली मूवेबल प्रॉपर्टी को ही कन्वर्ट कर पाएगा। कोई किसी का घर उठा करके तो लेके जा नहीं सकता, फिर उसको कन्वर्ट कर ले अपने यूज के लिए, ऐसा तो कर नहीं सकता। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, उसी को कन्वर्ट कर पाएगा। तो अगर ऐसे किया गया है तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो 6 महीने से कम का तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि मिनिमम 6 महीने है, मैक्सिमम 2 साल है प्लस। ठीक है, ये तो हुई बहुत ही सीधी सी बात। अब देखो इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है। कह रहा है ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन। प्रॉपर्टी किसको बिलोंग कर रही है? जेड को बिलोंग कर रही है। किसके पोजेशन से निकाल करके लेके गया? ऑब्वियसली जेड के पोजेशन से। कौन के निकाल के लेके गया? ए निकाल के लेके गया। तो ए यहाँ पर अक्यूज्ड है। गुड फेथ में, बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट, गुड फेथ में प्रॉपर्टी निकाल के लेके गया। ध्यान से रखना, ध्यान से समझना, ठीक है। गुड फेथ में प्रॉपर्टी लेके गया है। उस टाइम जब वो प्रॉपर्टी लेके गया है, उसको ये लगा कि प्रॉपर्टी उसकी है, यानी कि ए को लगा कि प्रॉपर्टी उसकी है। ए इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट। अब यहाँ पर वो थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था। क्यों नहीं गिल्टी होगा? क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था। यहाँ पे पहले ही उन्होंने इंटेंशन बता दिया कि वो गुड फेथ में लेकर के गया। बट इफ ए, लेकिन जब ए, अगर उसको ये पता चलने के बाद, ये गलती उसको पता चलने के बाद कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जेड की प्रॉपर्टी है, डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट्स प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज, ये सब जानने के बाद भी कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी अगर उसको अपने यूज के लिए वो यूज कर रहा है, तो यहां पर उसने ये ऑफेंस किया है अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, फिर से देखो। ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड, जेड से उसके अच्छे खासे संबंध है, गोज इनटू जेड्स लाइब्रेरी, जेड की लाइब्रेरी में जाता है जेड के एब्सेंस में, एंड टेक्स अवे अ बुक विदाउट जेड्स एक्सप्रेस कंसेंट। जेड ने कोई एक्सप्रेस कंसेंट नहीं दी, लेकिन वो उसकी लाइब्रेरी से बुक उठा करके लेके जाता है। हियर इफ ए was under the impression that he had Zed's implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft। क्या कह रहा है कि अगर जैसे मान लो कि जेड ने ऐसे कह रखा था कि जब भी तुझे कोई किसी मतलब बुक को पढ़ने का मन करे तो जा करके मेरी लाइब्रेरी से ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर जेड का ये इम्प्लाइड कंसेंट ए के पास था, फिर वो जा करके बुक लेकर के आया है सिर्फ उसको पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर ए ने कोई थेफ्ट नहीं कमिट किया। लेकिन बट इफ आफ्टरवर्ड्स ए सेल्स द बुक, बाद में अगर ए उसी बुक को बेच दे अपने खुद के बेनिफिट के लिए, भाई उसको लगा कि भैया बेच दूंगा, 200-400 रुपए आएगा, मैं जाकर के मोमोज खा लूंगा अपने बेनिफिट के लिए, तो यहाँ पर ए ने ऑफेंस किया है इस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अब सी वाला भी इलस्ट्रेशन देख ही लेते हैं। ए एंड बी बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हॉर्स, हॉर्स के वो जॉइंट ओनर्स हैं। ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बीज पोजेशन, बी के पोजेशन से, भाई देखो देखो जॉइंट ओनर्स हैं, दोनों लोग ओनर्स हैं उसके। ए क्या करता है कि बी के पोजेशन से हॉर्स निकाल करके लेके जाता है, इंटेंडिंग टू यूज इट, उसको यूज करने के लिए। हियर एज ए हैज द राइट टू यूज द हॉर्स, यहाँ पर ए का राइट है उस हॉर्स को यूज करने का, उसने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट नहीं किया है। बट अगर वो ए जो है सेल कर देता है उस पर्टिकुलर हॉर्स को, और सारे जो है प्रोसीड्स, यानी कि जो भी कुछ बेच करके पैसा आया वो खुद के लिए रख लेता है, बी को एक भी रुपया नहीं देता, तो यहाँ पर जो है उसने ऑफेंस किया अंडर दिस सेक्शन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो है जॉइंट ओनर थे और आपका पूरा पूरा हक था, आप उसे यूज कर सकते थे, यूज करने का हक था, उसको बेचने का हक नहीं था। अगर आपने बेच ही दिया था तो हाफ हाफ होना चाहिए, जो भी कुछ पैसा आया था। आपने पूरा पैसा अगर अपने पास रख लिया है तो आपने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया है। एक्सप्लेनेशन 1 says a dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section। आपने पर्टिकुलर टाइम के लिए ही क्यों ना किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 24 घंटे के लिए किया, 2 घंटे के लिए किया, 3 घंटे के लिए किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी जो है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन आप अपने आप देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन 2 देखो क्या कह रहा है। A person who finds property not in possession of any other person, किसी पर्सन को अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है जो कि किसी पर्सन के पोजेशन में नहीं है, वो प्रॉपर्टी बस ऐसे मिली है कहीं, प्रॉपर्टी मान लो गिरी पड़ी कहीं मिल गई प्रॉपर्टी, एंड टेक्स सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट, और उस प्रॉपर्टी को वो उठा लेता है ताकि उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, और फिर मतलब ठीक से देख करके ओनर को वो सॉरी ओनर को वो प्रॉपर्टी वापस कर देगा। डज नॉट टेक और मिसअप्रोप्रिएटेड इट डिसऑनेस्टली, उसको ना ही वो लेता है ना ही उसको मिसअप्रोप्रिएट करता है अपने यूज के लिए, कुछ नहीं करता, तो उसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर
सेक्शन के अंदर ऑफेंस नहीं कमिट किया, लेकिन बट ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अबव डिफाइंड अगर वो अप्रोप्रिएट कर लेता है अपने यूज के लिए व्हेन ही नोज और हैज द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ओनर, उसे पता है कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं है और उसके पास पूरे तरीके हैं जिससे वो डिस्कवर कर सके कि इसका असली मालिक कौन है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो करो ना, अगर ऐसा नहीं किया, आपने खुद के यूज के लिए उसको अप्रोप्रिएट कर लिया तो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन हो जाएगा। और बिफोर ही हैज यूज्ड रीजनेबल मींस टू डिस्कवर एंड गिव नोटिस टू द ओनर एंड हैज केप्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ रीजनेबल फॉर अ रीजनेबल टाइम टू अनेबल द ओनर टू क्लेम। ठीक है, what are reasonable means और what is a reasonable time in such a case is a question of fact। देखो question of fact का ये मतलब है कि केस टू केस डिफर करेगा कि reasonable time क्या हो सकता है, reasonable means क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी के सेब पड़े मिल गए, अब सेब का क्या है कि वो अगर उसको बेचा नहीं जाएगा या कुछ ऐसा किया नहीं जाएगा तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे ना, तो वो चीज एक कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी का फोन अगर पड़ा हुआ मिला है तो आप फिर वहां पर जो है रीजनेबल टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कि आप एक रीजनेबल टाइम में उसको ढूंढ सकते थे। नहीं बिल्कुल एकदम सारा सब कुछ आपने करके देख लिया, सारे पैतरे आजमा के देख लिए, मिल ही नहीं रहा, तो फिर अलग की बात है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कह रहा है कि जिस पर्सन को प्रॉपर्टी गिरी हुई मिली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्टिकुलर फाइंडर को ओनर के बारे में, जो उसका मालिक है उसके बारे में पता है, और दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन इज द ओनर ऑफ इट, या कोई पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर है। इट इज सफिशिएंट, सिर्फ इतना मात्र सफिशिएंट है जब वो उस प्रॉपर्टी को अप्रोप्रिएट कर रहा था अपने यूज के लिए, उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। मतलब वो ये जाने कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है, उससे ये नहीं फर्क पड़ता कि इसी इंसान की प्रॉपर्टी, उसे ये पता हो। और इन गुड फेथ बिलीव दैट द रियल ओनर कैन नॉट बी फाउंड, और या फिर वो गुड फेथ में ये बिलीव कर रहा हो कि उसको जो है रियल ओनर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखो ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए फाइंड्स अ रुपी ऑन हाई रोड। हाई रोड का मतलब है हाईवे पे उसको 1 रुपया मिला, और उसको नहीं पता हाईवे पे कहाँ ढूंढने जाएगा, कैसे ढूंढेगा वो कि किस ये 1 रुपया किसको बिलोंग करता है। तो उसने पैसे को उठाया, यहाँ पर उसने कोई डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन नहीं किया है। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन बस हम पढ़ेंगे, इसके आगे आपको खुद से पढ़ना है। बी इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए फाइंड्स अ लेटर ऑन द रोड। एक लेटर मिलता है उससे, उसमें बैंक नोट है। फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंट्स ऑफ द लेटर ही लर्न्स टू होम द नोट बिलोंग। उसमें नोट वगैरह में सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि किसको जो है ये नोट बिलोंग करता है। तो उसने अब ये सब देखने के बाद भी उसने जो है नोट अप्रोप्रिएट कर लिया अपने यूज के लिए, तो यहाँ पर वो गिल्टी है अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अब आओ सेक्शन नंबर 315 पर। सेक्शन नंबर 315 कह रहा है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। जब किसी पर्सन की मृत्यु हो गई है उस वक्त उस पर्सन पे कोई भी, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है ऐसी, कोई महंगी प्रॉपर्टी है, और अगर आपने जो है वहां से उस प्रॉपर्टी को अपने निकाल करके उसकी बॉडी से अगर आपने अपने यूज के लिए उसे यूज कर लिया तो ऐसे में सजा है। कह रहा है whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any property knowing that such property was in possession of a deceased person, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन डिसीज पर्सन के पास था at the time of that person's disease, and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession। उसके अलावा किसी और पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी गई नहीं, तो shall be punished with imprisonment of either description, जो कि 3 साल तक का हो सकता है, and shall also be liable to fine। यानी कि नॉर्मल अगर आपने किया है तो 3 साल प्लस फाइन। यही काम अगर किसी क्लर्क या सर्वेंट ने किया है, भाई देखो क्लर्क और सर्वेंट के लिए क्यों ये जो सजा है वो ज्यादा हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि जो एक ट्रस्ट का जो मामला होता है ना, जो विश्वास का मामला होता है, वो क्लर्क और सर्वेंट पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पर अगर क्लर्क और सर्वेंट ने अगर ऐसा कुछ किया है तो 7 साल प्लस फाइन है। ठीक, अब इलस्ट्रेशन देखो क्या कह रहा है, जेड डाइज इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी। फर्नीचर था उसके घर में, पैसे थे। हिज सर्वेंट ए जब बिफोर द मनी कम्स इनटू द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू सच पोजेशन। भाई मान लीजिए कि जेड के बेटे के पास वो पोजेशन उस पैसे का जाना था, अब उसके पास जाने से पहले, उसके बेटे के पास जाने से पहले उसका सर्वेंट ही मिसअप्रोप्रिएट कर लेता डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को। सो ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। ए ने जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर सॉरी ए ने मतलब प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट करी है, उसकी पैसे को मिसअप्रोप्रिएट किया, इसलिए वो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन के लिए जाएगा सेक्शन नंबर 315 में। सेक्शन नंबर 315 स्पेसिफिक बात कर रहा है कि डिसीज्ड पर्सन के पोजेशन से आपने प्रॉपर्टी निकाली है, तो सेक्शन नंबर 315 लग जाएगा। नॉर्मल अगर कोई बात है तो सेक्शन नंबर 314 लगेगा, लेकिन अगर डिसीज्ड पर्सन के पोजेशन से हटाया है तो सेक्शन नंबर 315 लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने बेस्ट वे पॉसिबल, इजीएस्ट वे पॉसिबल में आपको समझाने की कोशिश करी है। इलस्ट्रेशन से एक बार फिर से पढ़ लोगे, एकदम से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या मैम ने समझाया था। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।